गर्म पानी। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। चुनावी जंग, तरह तरह के रंग और जिसका जैसा ढंग उसके साथ संग, ये राजनीति का परिवेश दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर आप तेजी के साथ देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा लगता है कि जैसे भागम भाग मची हो। समाजवादी पार्टी में एक उत्सव सा माहौल है और लगता है कि मुलायम सिंह ने स्वयं कमान संभाल रखी है और वो स्वयं कार्यालय आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। वहीं आज दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने अपने 125 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी और उसकी खास बात यह थी कि 125 में 50 महिलाएं, 40% का आरक्षण। लेकिन एक बात और देखने को मिली है, अगर 40% महिलाएं हैं तो 40% ही युवा हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने एक नया कार्ड खेला है युवाओं का। और आपको मालूम है कि किस तरीके से टिकट के वितरण में एक बात का और ख्याल रखा गया। जो पीड़िता है, जैसे उन्नाव की रेप पीड़िता की मां आशा सिंह को टिकट दे दिया गया, जैसे कि जो लखीमपुर में चीरहरण हुआ था वहां पर रितु सिंह को टिकट दे दिया गया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ था, वहीं के रामराज गौड़ को टिकट दे दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो प्रस्तुत किए गए हैं कांग्रेस की सूची में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे जो ये परिवेश है राजनीति का किधर जा रहा है, इसके मायने क्या हैं और इसका चुनाव में कितना फर्क पड़ने जा रहा है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस से मोहित दीक्षित, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से विनय गुप्ता, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनूप जी, आपके यहाँ तो रोज एक एक विकेट गिर रहा है, बल्कि एक क्या कभी कभी तो 3-3, 4-4 विकेट गिर रहे हैं। क्या माजरा है ये भारतीय जनता पार्टी में जो रोज और कह रहे हैं कि अभी 20 तारीख तक ऐसे ही विकेट गिरेंगे और हर दिन एक मंत्री इस्तीफा देगा। 3 दे चुके, एक ने बंगला खाली कर दिया है, वो कल इस्तीफा दे देंगे। ये क्रम बिल्कुल चल रहा है। और इसी समय स्वामी प्रसाद के यहाँ बागियों की एक बैठक भी है। क्या कहना है इस बारे में आपका? अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जी विश्व का सबसे बड़ा दल है। तो सबसे बड़ा दल है, उसका भी सबसे बड़ा दल है। और जब दल बड़ा होता है वर्मा जी, तो निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 312 विधायक हमारे हैं और हमारे अलायंस के हम सहमत नहीं हुए और वो 4.5 वर्षों तक सरकार में बने रहे। और आपने देखा होगा कि अभी 6 महीने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस उत्तर प्रदेश के सदन में समाजवादी पार्टी के नेता को और समाजवादी पार्टी को जो लोग आतंकवादियों का दर्जा देते रहे, जो गुंडों का दर्जा देते रहे, आज वो उनकी विचारधारा और कि हम दलितों पिछड़े की अनदेखी हो रही थी। तो दलितों अनदेखी की पिछड़ी जो बता रहे हैं कि अनदेखी हो रही थी दलितों पिछड़ों की, तो उनको ये पता है कि हमने आज सरकार बनने के बाद जो भी योजनाएं दी, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कोरोना काल के अंतर्गत आपने देखा होगा जितनी भी हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा, वो अधिकतर सब दलित
पिछड़े, वंचित, शोषित लोगों के लिए रही है। और यही कारण है कि इतने बड़े पैंडेमिक में अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे समाज के लोग, सब समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे। ठीक बात। हम ये मानते हैं, शर्मा जी पूरी बात हो जाए, हम ये मानते हैं थोड़ा संक्षेप कि ऐसे लोग जिनका भी भारतीय जनता पार्टी था और जब देश आए थे बहुजन समाज पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया और सम्मान के साथ साथ उनको विधायक का टिकट दिया। विधायक का टिकट देने के बाद उनको मंत्री पद से सुशोभित किया, लेकिन उनको उनकी यहाँ कुछ चल नहीं पाई। वो जिस विचारधारा से आए थे और जो सरकार में करना चाहते थे, जब उनको लगा कि हम ये मेरे मंसूबे पूरे नहीं होंगे और एक हो सकता है मेरी टिकट रहे भी कि ना रहे, तो उन्होंने इस तरीके कदम उठाया। और ऐसा अभी जो आप बता रहे 20 तारीख तक होगा, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी देने जाएंगे तो निश्चित तौर पर भगदड़ मची है और सबसे ज्यादा भगदड़ उसी की मची है जो हमारी विचारधारा के नहीं थे और उनको लगा कि हम 4.5 वर्षों तक कोई मलाई भी नहीं काट पाए, तो उनको लग रहा है, उनको मुबारक हो उनको। लगे अनूप, एक मिनट, एक सवाल का जवाब आप हमको दे। आपको क्या मालूम नहीं था कि इनकी विचारधारा क्या है? जब आप अपने यहाँ ले लेते हैं तब तो विचारधारा बहुत बढ़िया हो जाती है, आप उनको पुण्य आत्मा मान लेते हैं, और आज जब वो लोग चले गए तो आप उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो विचारधारा। अरे भाई, उन्होंने एक अपेक्षा की थी कि सामाजिक न्याय होगा और आपने सामाजिक न्याय नहीं होने दिया, तो क्यों नहीं जाएंगे? आप मेरी बात सुनिए। आप सामाजिक न्याय क्या केशव क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बताएंगे? सामाजिक न्याय क्या दारा सिंह बताएंगे? सामाजिक न्याय उसका कहा इनको आपने क्यों ले लिया? ये हमारी विचारधारा से जुड़े हैं, हम इनके पास नहीं गए थे, ये आए, इन्होंने कहा कि हम इनके तत्व के साथ हैं, हम आपकी विचारधारा के साथ हैं, हम राष्ट्रीय विचारधारा के साथ हैं, तो अब चलिए आपकी बात मान गया। अनूप जी एक मिनट और थोड़ा संक्षेप में रखिए। विनय, अनूप कह रहे हैं कि जो लोग कल तक आपको गुंडा कहते थे, माफिया कहते थे, सदन में चिल्ला चिल्ला के कहते थे, आज उन्हीं लोगों को आपने साथ ले रहे हैं। वो किस मुंह से आपके पास आ रहे हैं और आप कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं? एक बड़ी बात कह दिया अनूप ने। देखिए डॉक्टर साहब जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जी, देखिए पहली बात तो पार्टी नहीं विचारधारा होती है, और कहीं ना कहीं जो नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नेता, बैकवर्ड समाज के नेता, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर आ रहे हैं। लोहिया जी ने कहा था कि समाज में 2 प्रकार की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है। जो नेता आज तक भारतीय जनता पार्टी में थे, राजनीति कर रहे थे, उनके दल से मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी ने मन की भूख शांत नहीं करी। मन की भूख क्या होती है? मन की भूख होती है सम्मान, उसके समाज के सम्मान, और पेट की भूख होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आपकी पार्टी ने, आप बाबा की सरकार ने इनके किसी भी नेता का सम्मान नहीं किया, उनकी विशेष जात का सम्मान नहीं किया। आपकी पार्टी में उप मुख्यमंत्री जी जो थे केशव मौर्य जी, 4 साल तक इनको स्टूल मुझे बोलने दीजिए, स्टूल मंत्री बना दिया। आपकी सरकार में, आपकी सरकार में 4 साल तक तो ये क्या करते रहे वहां पर? आप क्यों नहीं बोले? आपकी सरकार में जो बोलता तो उसके खिलाफ ईडी हो जाती, जो बोलता है उसके खिलाफ सीबीआई आ जाती। देखिए ना, कल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष की प्रमाणम, प्रत्यक्ष को डॉक्टर साहब प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जैसे इनके खिलाफ बोलने का प्रयास किया, वारंट जारी हो जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के बड़े से बड़े नेता आज आपकी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है और स्वामी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप मुझको जवाब दीजिए, अनूप जी आप लाइन पे हैं, बताइए 26 जनवरी को, 26 जून 2017 को एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा जला दिया जाता है आपकी सरकार में। 2 जुलाई को
केएस तिवारी जी को हत्या कर दी जाती है फतेहपुर जिले में। 9 अक्टूबर को नारायण तिवारी जी की हत्या हो जाती है और विवेक तिवारी की हत्या कर दी जाती है। हमको बता दीजिए कहां से ब्राह्मण समाज का आप लोगों ने सम्मान किया? चलिए मैं इसका जवाब ले लूंगा। मोहित, जैसे बीजेपी की ओर से जो है लोकसभा में जा रहे हैं, एक मिनट, अभी जब बस खाली मोहित से भी बात कर ले। मोहित जी, जिस तरीके से बीजेपी के में भागम भाग मची हुई है और वो लोकसभा में जा रहे हैं, ऐसे आपके यहाँ भी जो प्रभावशाली नेता है वो भी सीधे सीधे सभा में जा रहे हैं, वो भी कमजोर कर रहे हैं, जबकि आपकी नेता प्रियंका गांधी ने तो अच्छे अच्छे मुद्दे भी दे दिए हैं, आदि आबादी का भी मुद्दा दे दिया, युवाओं को भी मुद्दा दे दिया, फिर आपके यहाँ से क्यों पलायन हो रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो आपको मैं बता दूं जी कि वर्तमान की राजनीति जी जो उत्तर प्रदेश में चली आ रही है पिछले 32 सालों से, उनको तोड़ने के लिए आज संघर्ष की जरूरत है। तो जो कांग्रेसी हो या किसी भी दल के लोग हों जो संघर्ष से मुंह बचाना चाहेंगे तो वो ऐसे ही हथकंडे अपनाएंगे, इधर भागने की उधर भागने की या चोर रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे। आज प्रियंका जी ने एक लकीर खींची है कि हमें युवाओं की बात करनी है, हमें महिलाओं की बात करनी है, हमें किसी बिरादरी की या किसी धर्म की बातें लेकर के इस समाज को बरगलाने वाली राजनीति नहीं करनी है। आज राजनीति का डिस्कोर्स बदलने के लिए प्रियंका जी आगे आई हैं। तभी आपने देखा पिछले 5 सालों में योगी सरकार की जो नाकामियां रहीं, योगी सरकार की जो विफलताएं रहीं, उनके खिलाफ अगर विपक्ष के रूप में कोई नेता दिखा है तो केवल और केवल प्रियंका गांधी दिखी हैं। और प्रियंका गांधी जिनके साथ खड़ी रहीं, चाहे वो उम्बा की घटना हो, चाहे शाहजहांपुर की घटना हो, चाहे लखीमपुर खीरी की घटना हो, चाहे आपके उन्नाव की घटना हो, न केवल खड़ी रही, आज जो लिस्ट जारी हुई है उन्होंने उन लोगों को शक्ति प्रदान करने के लिए, उनको विधानसभा पहुंचाने के लिए आज उनका नाम उन विधायक की लिस्ट में डाला है कि आप विधायक का चुनाव लड़िए और विधानसभा में पहुंचकर जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाइए। हमारा MY फैक्टर कोई मुस्लिम यादव फैक्टर नहीं है, हमारा MY फैक्टर कोई मोदी और योगी फैक्टर नहीं, हमारा MY फैक्टर है हमारा युवा और हमारी महिलाएं। तो आज युवा और महिलाओं को शक्ति देने की बहुत जरूरत है। आज हमारा जो उत्तर प्रदेश कि जो आपके संघर्ष अब नहीं कर पा रहा वो पलायन कर रहा है, नहीं, जिनको संघर्ष करने के आदि नहीं रहे हैं, जो चाहते हैं संघर्ष के बिना भी हमको चोर दरवाजे से हमको सत्ता का सुख मिलता रहे, तो आज संघर्ष की लड़ाई, आज हमको राजनीति का डिस्कोर्स बदलने की लड़ाई है। तो आप अगर सत्ता चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, तो उनके लिए कायरता शब्द का वर्ड इस्तेमाल किया गया। जो कायरों की अब कांग्रेस में कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे नेता का स्पष्ट संदेश है। संक्षेप में आप जरा दोनों को जवाब दे दीजिए, संक्षेप में दीजिएगा। लेकिन वर्मा जी, देखिए विनय जी ने भी कहा जी कि लोहिया की बात करी, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का बड़ा अपमान हुआ, हत्याएं हुई और ये खड़े रहे। वर्मा जी तो नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इन्होंने हमको कहा है तो ये अपने गिरेबान पे झाँक ले, उनके नेता अपने गिरेबान पे झाँक ले कि कन्नौज से लेकर आपका वीडियो क्या म्यूट नहीं है? जरा देख लीजिए, आवाज आपकी रखा रही है, जरा ठीक कर लीजिए जरा। हाँ जरा देखिए, हाँ आप बोलिए। कह रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे, हम इनके ऊपर लगाना चाहते हैं, उनको समझते कि उनको आरोप जी तो कन्नौज से लेकर मैनपुरी और मैनपुरी से और जसवंत नगर तक 2017 से पहले क्या गुंडा राज था, ब्राह्मणों को किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था, ब्राह्मणों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इन्होंने अभी आरोप लगाया कि रायबरेली पर ब्राह्मणों के घर जला दिए गए। वर्मा जी, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जिन दोषियों ने और जिन पार्टियों ने इस तरीके का कृत्य करने का काम किया था वो ब्राह्मण समाज नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी समाज के ऊपर अगर किसी ने इस दुष्कृत्य को करने का काम किया तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि बाबा योगी की सरकार में किस तरीके से उनके मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल के अंदर छूटा गया। अब आई बात ये लोहिया की बात कर रहे हैं,
समाज विचारधारा से ग्रसित है, इनको पोस्टर जारी किया कि हम आ रहे हैं, ठीक बात। हम आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं वर्मा जी ये बतावे? ये आ रहे हैं काशी के कॉरिडोर को रोकने, ये आ रहे हैं भव्य राम मंदिर निर्माण को रोकने, ये आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज कायम था उसको फिर से चालू कराने, ये आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ाने, और ये आ रहे हैं लाल टोपी लगाकर लोगों की जमीन पर कब्जा करने। ये क्यों आ रहे हैं? इनको बताना पड़ेगा इस चैनल पे, और इनके नेता को बताना पड़ेगा। एक हो गया विनय जी, आपने अनूप की बात सुनी। अनूप पर आपने एक आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को लेकर के, लेकिन जो ये लोग आ रहे हैं जो स्वामी प्रसाद है या दारा सिंह, जबकि आप सबका पढ़िए, तो वो क्या कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों और लघु और जो मध्यम के व्यापारी है उनकी उपेक्षा हुई है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि ये अगड़ों की सरकार है। तो एक और जो आपके पास आ रहे हैं वो अगड़ों की सरकार की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि अगड़ों का जो है उत्पीड़न हो गया, ब्राह्मणों की आप चर्चा कर रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे है? और जब ये विरोधाभास रहेगा तो कल भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए डॉक्टर साहब, सवाल इस बात का है जी कि धनंजय सिंह जैसा माफिया क्रिकेट खेल रहा होता है और खुशी दुबे जेल में होती है, जो एक दिन जो विवाह करके आई हो, अपने पति के साथ रही हो, उसको ये बाबा की सरकार जेल भेज देती है, और धनंजय सिंह इनका माफिया क्रिकेट खेल रहा होता है। क्या यही ब्राह्मण का सम्मान है? आप बताइए, अगर अजय मिश्रा ट्रेनिंग का बेटा गुनहगार है तो अजय मिश्रा को भी गुनहगार होना चाहिए, वो स्वतंत्र है। और रही बात आपको समाज की, तो कहीं ना कहीं इनके मंत्री इनसे अपेक्षित हैं, इनकी विचारधारा से अपेक्षित हैं। कहीं ना कहीं आप बताइए, इनके उप मुख्यमंत्री को स्टूल मंत्री बना दिया। योगी बाबा जी बैठते थे कुर्सी पे और केशव मौर्य जी बैठते थे स्टूल पे। क्या यही आप अपेक्षा कर रहे हैं अन्य जातियों की? नहीं, मैं एक बात, मेरा सवाल ये है कि जो बात आप हमको दे, इस पर आप योगी सरकार को दलितों और जो पिछड़े वर्ग है उनकी उपेक्षा मानते हैं या अगली सरकार का उत्पीड़न मानते हैं? दो में एक का जवाब दीजिए। आपने दलितों का भी अपमान किया, बेटी जला दी गई। आप बताइए, हिंदू परंपरा के अनुसार आपने जबरिया उसकी लाश को जलवा दिया, ये क्या दलितों का सम्मान है? आप हमको बताइए कि ब्राह्मण समाज का आपने अपमान नहीं किया। ठीक बात, एक बात हो गया। तो मोहित, जो इस समय का सिनेरियो बन रहा है, तो एक बार अनूप मैं भी बात कर रहा हूँ। अनूप, जो सिनेरियो बन रहा है मोहित, तो अब तो लगता है कि सीधे भाजपा और समाजपा जो है बिल्कुल आमने सामने हो गई है और यही लड़ाई चलेगी, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को कोई विशेष लाभ नहीं होने जा रहा है, चाहे वो किशोर का कार्ड खेल ले और चाहे महिलाओं का कार्ड खेल ले। बस यही तो उद्देश्य रह गया है आजकल के कि आप लड़ाई को भाजपा वर्सेस सपा दिखाइए। क्यों इस तरीके से ही उत्तर प्रदेश का इन लोगों ने नूरा कुश्ती करके बंटाधार किया है। आज जो वोटर है वो जान रहा है कि पिछले 5 सालों में बेरोजगारी का आलम रहा हो, महंगाई का आलम रहा हो या गुंडागर्दी रही हो, कहीं ना कहीं सपा की सरकार से जो गुंडागर्दी चालू हुई थी और भाजपा ने उसको पोषित करते हुए उसको वृद्धि करा हुआ है। यहाँ पर जो बुलडोजर राज चलाया आकर के, जो बुलडोजर से जो चलाना चाहिए, जो माफियाओं पे चलाना चाहिए, उसमें भी जाति और धर्म बांट दिया गया। तो आज जो जाति धर्म के आधार पे जो पार्टियां चलती आ रही हैं, तो समाज जान रहा है कि जाति धर्म पे नहीं, हम आज युवा जानता है कि उसकी जाति कोई नहीं है, उसकी जाति या बेरोजगारी। आज महिला जान रही है कि उसके पास जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। वो आज रात में भले ही मोदी और योगी जी को दिखता हो कि वो सुरक्षित सड़कों में घूम रही है, लेकिन अगर आप एनसीबी के आंकड़े उठाएंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश अपराध की श्रेणी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब वोटर वोट करेगा, तो चाहे आप धर्म की बात करिए, चाहे आप बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्वर्ड बातें करिए, वोटर अपने मुद्दों को लेकर के वोट करने जा रहा है। और आज
राजनीति का डिस्कोर्स बदलने जा रहा है। बात हो गया। आज राजनीति पीड़ितों की होने जा रही है, पीड़ित अपने हक के लिए लड़ने जा रहा है, और ये सब मुद्दे गौर हो जाएंगे जिन मुद्दों को लेकर के हमारे विपक्षी लोग आज तक सत्ता पे आते रहे और लोगों को भ्रमित करते रहे। अनूप, 2 सवाल हैं, आप उन्हीं के जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये कि कह रहे हैं कि जो अपने लोग हैं फल फूल है और इन्होंने धनंजय सिंह का उदाहरण भी दे दिया क्रिकेट खेल रहे, नंबर 1। नंबर 2, मोहित ने एक बात और कह दी, उन्होंने ये कहा कि जो गुंडा राज था, जो माफिया राज था, उसे पोषित करने का काम योगी सरकार में किया गया, बल्कि उसमें एक बात और बढ़ गई, वो हो गई कि जाति और धर्म के आधार पर जो है उत्पीड़न शुरू हो गया। भाई आप उदाहरण देखिए ना, आज नॉन वेबल वारंट जारी हुआ ना एक मंत्री के खिलाफ, वो मंत्री अभी तक पोषित रखा गया ना, वो हटते हुए तुरंत वारंट जारी हुआ, इसका मतलब वो अपराधी था ना। मैं वही कह रहा था, उसको संरक्षित रखा गया भाजपा सरकार। और आप ये भी देखिए कि विनय ने भी वही बात कही, मोहित ने भी बात कही, जो मैं तीसरी बात कहने जा रहा था, कि स्वामी प्रसाद ने जैसे ही छोड़ा, आपने उनके खिलाफ जो है नॉन वेलेबल वारंट 2014 का मामला है। 2014 तो मतलब 2014 से उसको कौन बचा रहा था? आपकी सरकार बचा रही थी, भाजपा सरकार बचा रही थी। अगर ये बात कहा जाता है कि योगी सरकार में जो आवाज उठाएगा उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ होगा, तो कहीं ना कहीं तो इसमें दम तो लगता है। अनूप जी, इन 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है कि आप एक बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, और आप जब ये बोलते हैं, आप जब ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार ने मुकदमा उनको कायम करा दिया, तो ये लोग कह रहे हैं, अरे तो योगी सरकार 2014 से बचाती रहती है उनको। जवाब दे दीजिए। योगी सरकार ने कैबिनेट पद देकर के बचाया क्या? तो आप ये मानिए कि योगी सरकार ने कैबिनेट पद देकर के स्वामी प्रसाद मौर्य को 2014 से अभी तक संरक्षित रखा। जब ओबीसी शिक्षा भर्ती घोटाला की आवाज ओम प्रकाश राजभर भी उठाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी उठाते हैं, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। बाबा की सरकार ने केवल दबाने का काम किया है, आवाज हो गया। ये कह रहे हैं हमने तो इनकी बात को सवाल के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, हमको जब करना होगा तो मुझको केवल ये बता दें 2014 का मामला है, तो 2014 से उनको बचाने के लिए आप कैबिनेट मंत्री बना के रखे थे क्या? हो गया जी, बोलिए। आप नहीं, आपने 2014 को बचा के रखा था मौर्य स्वामी प्रसाद को। पॉइंट टू पॉइंट बताइए। हेलो, पॉइंट टू पॉइंट ट्रेनिंग कर दिया तो समझदार है आप। नहीं, मुझे जवाब बताइए अपनी बात का। दीजिए वर्मा जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोहित जी ने, विनय जी ने जो प्रश्न उठाया, हाँ, कि हमने मुकदमे में उनको वारंट जारी करा दिया जी, ये हमें लगता है दोनों लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, और मोहित को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, ये वेल क्वालिफाइड है। जब भी कोई वारंट इश्यू होता है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, ये न्यायपालिका का काम है। और क्योंकि वो बहुत दिन से मुकदमा लंबित चल रहा था, ये इत्तेफाक है कि वो इसी वक्त आया, तो नंबर 2, जब भी किसी पर कोई मुकदमा या वारंट जारी होता है, अभी ईडी के छापे पड़े, इनकी पार्टी को छोड़ने के बाद ईडी में छापे पड़ते हैं। अरे विनय आपकी पार्टी जल्दबाजी में इतनी गलती कर रही है कि अपने ही जान के छापा बनवा देती है। अरे विनय जी, अरे बात सुनिए भाई, आपकी पार्टी बाबा जी बौखला गए, बाबा जी आपका वक्त आ गया है करीब। लाल टोपी तुम स्टूडियो मत दिखाइए। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है, लाल टोपी को आप गलत सब बोल रहे हैं। लाल टोपी क्रांति लाई हमेशा, आप याद रखिएगा इस चीज को। इनको जरा पूरी आरोप जरा आप संक्षेप में अपनी बात करिए, संक्षेप में जी। कह रहा हूँ कि अभी समाजवादी पार्टी के नेता क्या छापे पड़े जी, तो इन्होंने ये कहा कि वो सपा के नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य हैं, उनके अभी छापा पड़ा, उनसे भी 80 करोड़ रुपया निकला, और खाते में तमाम 200 करोड़ रुपए क्लीन चिट भी दे दी गई, क्लीन चिट भी दे दी गई। अरे भाई सुना करो, दिखाओ क्लीन चिट। वर्मा जी जरा उनसे क्लीन चिट मांगिए। वर्मा जी ये आप करने में बैठ कर क्लीन चिट बता रहे हैं,
तो जरा आप बता दिए इनको दुरुस्त कर दिए, क्लीन चिट हुई है क्या? चलिए, अच्छा ये बताइए अनूप। नहीं मैं नहीं, पहले मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं अनूप भाई से कि अगर वारंट जारी करने में कोई सरकार का हाथ नहीं है तो आप ये भी जानते होंगे कि वारंट से पहले एक सम्मन आया होगा। जब तक वो आपके मंत्री रहे उन्होंने सम्मन की अवहेलना करते हुए न्यायालय की अवहेलना करी ना। इतनी ताकत आपने उस व्यक्ति को दी कि वो न्यायालय की अवहेलना करता रहा, तभी तो उस पर वारंट जारी होने का आज जरूरत पड़ गई न्यायालय को। भारतीय जनता तो मतलब पार्टी आप उसको पोषित करते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को, जब तक वो आपका डमरू बजाता रहा, आपके उसमें कठपुतली बना रहा, तब तक आप उसको बचाते रहे, तब तक न्यायालय से लड़ने की, न्यायालय का अवहेलना करने की उसको ताकत देती थी आपकी पार्टी। आप बताइए, वारंट पहले दिन नहीं इशू हो जाता, वारंट से पहले जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी अवहेलना करी कि नहीं करी उन्होंने, मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हुए भी, तो वहां तो भाजपा ने उनको ताकत दी ना। अरे भाई अभी तो एक अपराधी को भाजपा ताकत लगातार देती है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, मेरा पॉइंट वही था कि जो सपा की गुंडागर्दी थी, सपा का अपराधीकरण था, उसको पालते पोसते रहे भाजपा वाले भी आगे अगले 5 सालों में, लेकिन वहां पर उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया, वो अपने धर्म और अपनी जात को पकड़ करके। हो गया जी। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता, ये केवल पार्टी है जो भाजपा और जाति और धर्म की राजनीति करती है, वो पार्टी है। जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूं, हमको जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो भागम भाग आपके यहाँ मची है, कितना नुकसान हो रहा है आपकी पार्टी को, किस रूप में हो रहा है, जरा बताइए। बाबा जी जाने वाले हैं। एक मिनट बताइए। डूबती नाव पे कोई बैठना नहीं चाहता। एक मिनट आप बताइए कि कितना नुकसान होने जा रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं लगातार सपा, कांग्रेस और बीजेपी की, जहां पर तेजी के साथ गतिविधियां बदल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं मोहित, ईमानदारी से आप बताइए कि ये जो इस समय का राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है, उसमें भाजपा को क्या नुकसान होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई नुकसान होगा? देखिए, भाजपा का नुकसान होगा या फायदा होगा तो जनता तय करके बताएगी। जी। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हम समाज के हर उन वर्ग को, समाज के हर उपेक्षित वर्ग को, जिसने कहीं ना कहीं पीड़ा झेली है इन 5 सालों में, और कहीं ना कहीं इन 32 सालों में जो कांग्रेस के ना सत्ता में होने से जो प्रदेश इतना पीछे चला गया है, जो आज मेट्रो या आज एक्सप्रेसवे को लेकर के इतनी बड़े बड़े वादे दावे किए जाते हैं, इन अगर हम दूसरे राज्यों से तुलना करें तो महाराष्ट्र हो गया या दिल्ली हो गई, या एक्सप्रेसवे और या ये आप करके मेट्रो, यानी कितने साल पहले इन राज्यों में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अगर आज इन चीज़ों की खुशी मना रहा है तो हम समझ सकते हैं हम अपने ही राज्य, अपने ही देश के अन्य राज्यों से कितना पीछे चल रहे हैं। हमें लड़ाई अगर वैश्विक स्तर पर ले जानी है तो हमारा जो उपेक्षित वर्ग है, हमारा जो वर्ग है, जो आज हमारा युवा है, जिनको समाज में, जिनको आज देश विदेश में डंका बजाना है, वो आज नौकरी के लिए लाठियां खाते घूम रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ताकतवर बनाना है। तो समाज का जो उपेक्षित वर्ग है उसको ताकत प्रदान करने की हमारी राजनीति। चर्चा होती है कि प्रियंका अच्छा चुनाव लड़ेंगी तो इस पार्टी को नुकसान होगा, कमजोर लड़ाई लड़ेंगी तो इस पार्टी को नुकसान होगा। ये भी बड़ी चर्चाएं चल रही, क्योंकि आप तो राजनीति में हैं और आप सब समझ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर मान लीजिए अच्छा लड़ जाए, माने 10% से ज़्यादा वोट मिल जाए तो किसको फायदा होगा, और अगर मान लीजिए कम आ जाए तो किसको फायदा होगा? कुल मिलाकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये सब चुनावी विश्लेषकों के फंडे होते हैं कि प्रियंका बढ़िया लड़ रहेंगे तो कांग्रेस बढ़िया लड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, कांग्रेस का यहाँ पर ये खराब हो जाएगा। बट आज की तारीख में कांग्रेस ना किसी को डैमेज करने के लिए लड़ रही है, ना किसी को जिताने के लिए लड़ रही है। कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस मजबूती से समाज का वो वर्ग जो पिछले कई सालों से उपेक्षित रहा और कई बिल्कुल हाशिए पर चला गया है, उस वर्ग को मुख्यधारा में ला करके समाज का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश, जो पिछले कई सालों से ठगा जा रहा है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंडल बना करके, कभी कमंडल बना करके, इस तरीके की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में छाई हुई है, इसको दूर करते हुए जो जनता के मुद्दे हैं उनको ला करके लड़ा जाए और राजनीति को सही दिशा में ले जाए, जहां पर लोगों के लाभ की बात हो, उसको लेकर के प्रियंका जी मैदान में। और प्रियंका जी इन परवाहों से बेफिक्र है कि उनके तेज लड़ने से है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव मंडल से कमंडल और कमंडल से मंडल, मतलब
सीधे सीधे अब कमंडल से मंडल की ओर जा रहा है, सामाजिक गठजोड़ की ओर जा रहा है, और जिन लोगों की उपेक्षा की बात की जा रही है उनका झंडा बुलंद करने की ओर जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए मैंने सवाल देखिए हाँ। कमंडल और मंडल का नहीं है। हाँ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर कैसे बढ़ेगा। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसे बढ़िया होगी। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छी होगी। तब तो इस सवाल तो मोहित को, कांग्रेस को पूरा सवाल मिल जाना चाहिए। सवाल तो कहाँ मिल रहा है? सवाल ये कहाँ है, मिल रहा है? वही तो जाति धर्म में बटा हुआ है। सवाल डॉक्टर साहब ये है हाँ। कि उत्तर प्रदेश कैसे तरक्की की ओर जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जो वही आप जाति माननीय धर्म की राष्ट्रीय बात हो रही अध्यक्ष, ना। माननीय राष्ट्रीय हमारे आज की तारीख में आप इतनी देर से धर्म और जाति की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, आप धर्म के, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आप पिछड़ों को भी ठगते हैं ब्राह्मणों के नाम पर, ब्राह्मणों को ठगते हैं। आपने भी भारतीय जनता पार्टी के समांतर काम किया है। भाई देखिए, आप ये बताइए, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज भी मेट्रो नहीं बनवाया यूपी के अंदर, अब आपको मेट्रो याद आ रही है। कब मेट्रो? आपको ये मालूम है किस प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई? किस प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई? नहीं, किस प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई? किस प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई? आपने महिलाओं मुझे बताइए ना, किस प्रदेश में सबसे पहले? अरे भैया बताया जवाब दीजिए ना, किस प्रदेश में सबसे पहले मेट्रो आई? आप सारे सांप्रदायिक लोगों को, आप सारे सांप्रदायिक लोगों को धोने की वॉशिंग मशीन ला करके आ गए। जिन्होंने 5 साल जिन्होंने 5 साल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया, उनको आप फिर से शामिल करने लगे। आप बताइए ना, आपने कौन सी वॉशिंग मशीन लगा ली कि सांप्रदायिक लोगों से झुल करके अपने आसानी अरे आप सांप्रदायिक लोगों को झुलने लगे। आप सांप्रदायिक, आपको मालूम है ये जो आपका चल रहा है मौर्य जी के ऊपर जो 2014 का केस है, सांप्रदायिक दंगे को भड़काने का ही है, और आप उनको वॉशिंग मशीन करके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ाने के लिए आप बताइए किस आप दोहरा चरित्र बात कर रहे हैं। आप दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दोहरा चरित्र अखिलेश जी का दोहरा चरित्र है ना। अखिलेश जी ट्विटर 5 साल में अब आकर के सरकार मांगने लगे। आप बताइए ना, जिस मौर्य जी को आप सांप्रदायिक लोगों, सांप्रदायिक कार्य में 2014 में वारंट जारी हो रहा, उनको आप शामिल करके बता रहे सामाजिक करते हैं, सामाजिक मौर्य जी की मौर्य जी को लाने से कौन सा सामाजिक विकास होगा? आपका नेता जिन्ना की बात करता है, मंच खड़ा होकर के गांधी को जिन्ना बराबर बताता है, जो 5 साल ट्विटर पे रहा वो, जो 5 साल ट्विटर पे रहा गांधी को जिन्ना बताता है। के नाम पे होगा मोहित, आप भी भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, खुद ऐसा बोल रहे हैं भाई। हो गया बिना, हम तो केवल आपके नेताओं की कार्यशैली के बारे में बता रहे हैं, जिनको सत्ता ने 5-5 बार उत्तर प्रदेश जनता ने सत्ता दी। हो गया। और आज आप मेट्रो बात कर रहे हैं। मेट्रो दिल्ली में, महाराष्ट्र में कब से चल रहे, फ्लाईओवर कब से बने हुए दिल्ली और महाराष्ट्र में, जहाँ पर आपकी सरकार पत्र का सर आगे लग रहा है। बात आप न्याय की करें, देखिए बात मोहित रुक जाइए। बिना, मेरा एक सवाल आपको, अभी आप कह रहे हैं कि विकास की बात होनी चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ जुड़ गई है, आइए मैं उनसे जरा कुछ बात करता हूं। मौली जी, जरा ये बताइए कि इस समय बीजेपी में जो भागम भाग मची हुई है, उसको आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी कि जब ये समय आता है, जिस समय आपको टिकट्स के बंटवारे शुरू होते हैं और ये तय करने का बिल्कुल एक 11th आवर जब शुरू होता है, उस वक्त एक स्वाभाविक सी भागम भाग भी नजर आती है, जो बहुत नेचुरल है, जो होगी ही। तो एक तो वो चीज, दूसरी चीज ये है कि हर कोई अपने तरीके से एक फीडबैक लेने की कोशिश करता है, और इस समय जो फीडबैक्स आ रहे हैं, जो चीजें सुनाई दे रही हैं, उससे निश्चित रूप से एक आशंका है। बहुत मजबूती से शायद भाजपा ये नहीं कह सकती कि उसका वोट बैंक बना हुआ है और वो विजय की स्थिति पर है। ऐसी सिचुएशन में जो कंफ्यूजन, जो डर की वजह से आपके आपी की भावना पैदा होती है, ये उसकी भी वजह है। ये सारी भागदौड़ उसकी वजह से भी हो सकती है। मौली जी, ये बताइए कि मैं आपसे और बात पूछूं, आज प्रियंका गांधी ने अपनी सूची जारी कर दी। 125 कैंडिडेट्स में 50 महिलाओं को टिकट दिया है, और उसमें वो है जो पीड़िता है, जिनको न्याय नहीं मिला है, ऐसी महिलाएं हैं। और दूसरी ओर उन्होंने 50
जहां एक और महिलाओं को टिकट दिया, वही दूसरी ओर अपने 40% के आरक्षण की पूर्ति करते हुए 40% टिकट युवाओं को भी दिया। आप एक महिला होने के नाते इस सूची को देख करके क्या आप सोच रही हैं? ये अब तक प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से आधी आबादी के लिए अभियान चलाया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, एक चीज तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दी है, जिसको लेकर वो लगातार आगे चलेंगे कि हमने जो कहा था वो हमने किया भी है। अभी तक क्या होता है कि अक्सर कह दिया जाता है चुनावी वादे हैं, हवाई वादे हैं, ये पूरे नहीं होंगे। तो एक चीज तो है कि उन्होंने ये कर दिया है, तो इसके लिए इसका क्रेडिट तो प्रियंका को जरूर मिलेगा। अब मुझे नहीं मालूम ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा, क्योंकि वोट जो है वो उसमें बदलने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य काम करते हैं। तो जो तात्कालिक स्थिति होती है और दूसरे पिछले लंबे समय से क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो उसकी वजह से भी। तो परफॉर्मेंस के नाम पे देने के लिए तकरीबन 20-25 साल से कांग्रेस के पास कुछ नहीं था, तो इसलिए वो चीज है थोड़ी सी खटकेगी। लेकिन जहां तक महिलाओं को और युवाओं को जो उन्होंने भागीदारी दी है, इसका फर्क निश्चित रूप से पड़ेगा। उनका वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसको कितनी अच्छी तरह से वो आगे ले जा पाते हैं, उनका चुनाव प्रचार किस तरह से होता है, इसका भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ा आशंका जो थी वो ये होती थी कि अपराधी बैकग्राउंड वाले लोग आ रहे हैं या बड़े बाहुबली लोग आ रहे हैं। अब क्या है कि ये तो हुआ है कम से कम कि इन लोगों के पीछे अपराधी बैकग्राउंड नहीं है, तो वो स्ट्रांगली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। और ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, इसकी सराहना तो की ही जानी चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और ये बहुत जरूरी था। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मौली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहिए और अपने विचार भी। तो आप सुना कि किस तरीके से मौली शेठ कह रही हैं कि आने वाले समय में भले ही हो सकता है सीटों में कितना बदलाव आए, वो तो बात की बात है, लेकिन मुद्दा ठीक उठाया है प्रियंका गांधी ने, ठीक बात की है और इसका असर पड़ेगा और उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।